हिंद आवाज, मैं शांभवी। दोस्तों, कोरोना के इस नई लहर के बाद एक नई बीमारी लोगों में आमतौर पर देखी जा रही है, जिसको काली फफूंद, ब्लैक वायरस या म्यूकोरमाइकोसिस भी कहा जाता है। तमाम मीडिया चैनल या अखबारों के माध्यम से आपने भी इस बीमारी के बारे में देखा, सुना या पढ़ा होगा। आज इसी बीमारी पर बात करेंगे हम हिंद आवाज में, और इसके लिए हमारे साथ मौजूद है एक स्पेशल डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद सिंह। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। इनके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये PMCH में एसोसिएट प्रोफेसर हैं और डॉक्टर्स ऑफ द डायबिटिक केयर क्लिनिकल गेस्ट ऑनर है, और इनसे हम बात करेंगे, इनसे जानेंगे कि यह बीमारी क्या है, इसके लक्षण क्या है, बचाव और उपाय के तरीके क्या है और तमाम चीज़ें। तो सबसे पहले तो सर बहुत स्वागत है आपका, और सबसे पहला सवाल तो यही है कि ये फंगस क्या है, इसके बारे में आप थोड़ा बताएं हमारे दर्शकों को। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद सिंह, जो कि आपने परिचय मुझे मेरा दे दिया है। ये अभी सोशल मीडिया में काफ़ी छाया हुआ है, ब्लैक फंगस के नाम से। जो ब्लैक फंगस ये आज की बीमारी नहीं है, ये ऑलरेडी नॉर्मली भी बहुत ही रेयर किस्म की बीमारी है, जो म्यूकोरमाइकोसिस या राइजोपस ग्रुप का ये फंगस है। और मुख्यतः इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड पेशेंट में इसका होने की संभावना ज़्यादा होती है। 3 एसोसिएटेड कंडीशन, जिसका शुगर का लेवल हमेशा बढ़ा हो, एसिडोसिस डेवलप कर गया हो और इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड हो, ये 3 कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसको डेवलप करने के लिए। यूजुअली ये नॉर्मली प्रत्येक आदमी के नोज में म्यूकोसा में होता है। जब कोई इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड पेशेंट है, जैसे कैंसर का पेशेंट जिसको मेडिसिन चलता है इम्यूनिटी को कम करने के लिए, कुछ डायबिटीज का पेशेंट जो कि बहुत दिन से डायबिटीज है, कुछ स्किन डिजीज, कुछ किडनी डिजीज का पेशेंट जो बहुत दिन से डिजीज्ड है और इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड है, HIV का पेशेंट, इस सारे पेशेंट जब अचानक उनकी इम्यूनिटी, शरीर की रेजिस्टेंस पावर कम हो जाती है, तो नोज में स्थित म्यूकोरमाइकोसिस अचानक उसका स्पीड मल्टीप्लिकेशन का बढ़ जाता है और उसके इन्वेसिव कैपेसिटी भी बढ़ जाती है, जिससे ये नोज से पैरानोजल साइनस में, आई ऑर्बिट में, कैवर्नस साइनस में, लंग्स में, ब्रेन में, ये सब जगह फैलते जाता है। ये यूजुअली वन साइडेड पाया जाता है। जब ये ग्रेजुअली बढ़ता है, जैसे कि नेजल साइनस में गया तो कंजेशन होता है, कंजेशन होगा तो साइनस का प्रॉब्लम जो यूजुअली देखा जाता है। नेजल कंजेशन में थोड़ी सी परेशानी होती है सांस लेने में। फिर यदि वो ऑर्बिट में जाता है, आई ऑर्बिट में, तो रेडनेस ऑफ आई, पफनेस, सूजन, और नोज पर ब्लैक पैचेज मिलता है। यदि ये ब्रेन में जाता है तो न्यूरोलॉजिकल डिफिसिट भी हो सकता है, नंबनेस वगैरह की होने की चांस बढ़ जाती है। और यदि लंग्स में जाता है तो धीरे धीरे वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग होना शुरू होता है, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग के साथ में रेस्ट सिम्टम्स, सूजन, रेडनेस, नंबनेस, कंजेशन, ये सारी चीज़ें यदि मिलती है तो इसकी संभावना होने की ज़्यादा होती है।
सर, जैसा कि आपने कहा कि ये नई बीमारी तो नहीं है, पुरानी बीमारी है, लेकिन फिर भी कई जगह पे और मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चल रहा है, तो उनमें एक भय है, डर है कि नई बीमारी है। तो आप पहले हमारे दर्शकों को ये बताएं कि इसके लक्षण क्या हैं, और एक सवाल यह भी कि ये किन किन अंगों पर को प्रभावित करता है, क्योंकि लोगों में ये भ्रम है कि केवल कान है या नाक है या आँख है तो केवल उन तक पहुंच रहा है, जबकि ऐसा है कि फेफड़ों को भी डैमेज कर रहा है। ये क्या है कि आप विस्तृत रूप में जानकारी दें। जहाँ तक लक्षण तो मैंने पहले आपको बता दिया है, लेकिन इसको संक्षिप्त में ये कहेंगे कि घबराने की कोई बात नहीं है, चूंकि ये किसी भी नॉर्मल पर्सन में इसका होने की संभावना नहीं के बराबर है। पहले तो ये बहुत ही रेयर बीमारी है, मैं बार बार बोलूंगा, और पब्लिक में जिस तरह से हैवॉक है, जिस तरह से आदमी घबराया हुआ है, दिन में 20-25 लोग का ये फोन आने लगा है, क्योंकि एज ए डायबिटोलॉजिस्ट हर आदमी को, मैं डायबिटीज वाले को देखता हूँ, तो डायबिटीज के जितना पेशेंट हो सारे लोग जो है ना फोन पे आ रहे हैं और कह रहे हैं कि सर हमको थोड़ी सी परेशानी आ रही है, हाँ हमको थोड़ा सा सांस में दिक्कत आ रहा है, तो कहीं हमको सर ये ब्लैक फंगस तो नहीं हो गया। ये जरूरी है कि सोशल मीडिया हमारे देश में या दुनिया में बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को एप्रिशिएट कर रहे हैं जीने के लिए और अच्छी तरह से संभल के जीने के लिए। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ कमी तो हर जगह रह जाती है। उसमें से एक कमी कहीं न कहीं रह जाती है, ये कि कम्युनिकेट करने के प्रोसेस में कुछ ऐसी बातें बोल दिया जाता है जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी जिंदगी और मौत से लड़ने लगता है और घबरा करके उसको हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत पड़ सकती है। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि कोई भी आम आदमी इससे ना घबराएं। कोरोना के काल में जब लोग हॉस्पिटलाइज होते हैं तो सांस फूलने की परेशानी रहती है। इसके क्योर होने के बाद भी बहुत दिनों तक आपको परेशानी रहेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोरोना के काल से निकलने के बाद आपको म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस हो गया है। सबसे बड़ी बात है कि जो डायबिटीज के पेशेंट हैं, और डायबिटीज के पेशेंट में यदि अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, मैंने पहले बोला था कि अनकंट्रोल्ड डायबिटीज और एसिडोसिस दोनों यदि आपको साथ साथ होता है तो उसको होने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन मैं कहूँगा कि जितने पेशेंट हैं उस सबका सब कंट्रोल रखें अपने डायबिटीज को, और किसी भी तरह से डरने की जरूरत नहीं है। ब्लैक फंगस आपको नहीं होगा, और होगा तो उसकी इलाज भी बहुत है, और इलाज करने की जरूरत आपको पड़ेगी ही नहीं यदि आप खुद इस चीज को समझ पा रहे हैं कि ब्लैक फंगस नॉर्मल पर्सन में नहीं होता, इम्यूनो कम्प्रोमाइज में होता है। बहुत दिन तक शुगर का लेवल बहुत हाई और एसिडोसिस डेवलप होने पे होता है, और ऐसे कंडीशन में लोग आप नॉर्मल नहीं होता है बल्कि वो कंडीशन में हॉस्पिटलाइज रहता है, और हॉस्पिटलाइज जब रहता है तो आपकी डायग्नोसिस क्लियर हो जाता है, क्योंकि डॉक्टर इस चीज़ को समझते हैं कि इसका क्या सिम्टम्स और क्या साइन होगा। उसके बाद इन्वेस्टिगेशंस में सीटी स्कैन से लोग ब्रेन सीटी स्कैन, ऑर्बिट का सीटी स्कैन, पैरानेजल साइनस का सीटी स्कैन करके देख लेते हैं, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि कहाँ पे ये फंगस है और उसको कैसे ट्रीटमेंट करना है। जी, क्या आपकी नज़र में अभी तक कोई ऐसा पेशेंट आया है जिसे ब्लैक फंगस की शिकायत हो, या उस ब्लैक फंगस ने जिसे शिकार बना लिया हो? और चूँकि आप डायबिटीज़ स्पेशलिस्ट है तो आप मुझे ये बताएं कि रिकवरी रेट क्या है वैसे लोगों में ब्लैक फंगस को लेकर? देखिए, मैं आज भी अभी ऑन कॉल फिजिशियन में हूँ पीएमसी के कोरोना वार्ड के लिए, और ऑन ड्यूटी मैं ये बताता हूँ कि मैं जब मेरी ड्यूटी पड़ी है, मैं पूरे 100 पेशेंट को मैं अपने से राउंड लेकर के देखा, और वहाँ पे ऐसा कोई कंडीशन नहीं लगा जहाँ पे कि ब्लैक फंगस का स्थिति हो। क्योंकि जो डॉक्टर लोग हैं
सारे कॉन्शियस थे। इवन के आईसीयू में जो पेशेंट थे उसको भी देखने के लिए हमारे जूनियर डॉक्टर्स काफ़ी कॉन्शियस थे। उन्होंने प्रत्येक के सिम्टम्स को देखते हुए कहीं पे कि एक भी पेशेंट उनको नहीं मिला अभी तक। यदि ऐसा कोई कंडीशन होगा, यदि संभावना होगी तो फिर इसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई ऐसा केस नहीं मिला जो कि म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस का हो। और रिकवरी रेट क्या है? रिकवरी रेट देखिए, यदि आप डायग्नोसिस कर लेते हैं कि ये ब्लैक फंगस ही है तो इसका बोलता है कि 50%। यदि आप कॉम्प्लिकेटेड केस हो गया, मतलब न्यूरोलॉजिकल डिफिसिट हो गया, आई का विजन लॉस हो गया, तो लाइफ को सेविंग तो हम 100% कर सकते हैं यदि हम डायग्नोसिस करके ट्रीटमेंट कर लें। लेकिन इसकी कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी ज़्यादा हो जाने के बाद में उनको 50% उनको चांस होता है कि हम उसका बेटर ढंग से निकाल लें, कोई भी कॉम्प्लिकेशन उसको ना रहने दें। इनका डिब्रेडमेंट करते हैं, इनको शुगर का कंट्रोल करते हैं, एसिडोसिस को कंट्रोल करते हैं, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करते हैं। और इस तरह से यदि सारा चीज़ प्रोसेस बेटर होगा तो जिसको कि इम्यूनोलॉजिकल डिफिसिट हो गया है उसको यदि कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज मेडिसिन चल रहा है तो उसको हम लोगों ने विड्रॉ कर लेते हैं। यदि कॉर्टिसोन चल रहा है तो धीरे धीरे कॉर्टिसोन की डोज को घटाते हैं और अल्टीमेटली इन्फेक्शन के लिए एम्फोटेरिसिन बी इन्फ्यूजन से चलाते हैं। और भी इनके लिए मेडिसिन आया है, पोसोकोनाजोल, इटोप्रोकोनाजोल, लेकिन 8 वीक का जो ट्रीटमेंट होता है उसमें से पहले IV लाइन से, उसके बाद मेडिसिन, ऑरल मेडिसिन से लेकर के हमको 8 वीक का ट्रीटमेंट कंप्लीट करते हैं और ऑलमोस्ट पेशेंट क्योर होने की संभावना होती है। सर, मैं इसके बारे में पढ़ रही थी और देख रही थी तो मैंने BBC की भी एक रिपोर्ट को देखा तो उनका ये कहना है कि मिट्टी और गोबर है जैसे, तो इन चीज़ों से दूर रहे। तो ग्रामीण इलाके में जो हमारे दर्शक बैठकर देख रहे हैं, सुन रहे हैं अभी आपको, तो उनके लिए आप ये बताइए कि क्या ये सच है, और अगर ऐसा है तो जो जिनका एक्सपोजर धूल और मिट्टी में है तो वो अपने आप को कैसे बचाएं? देखिए, ये हमने आपको पहले इस चीज़ को क्लियर नहीं किया कि ये रहता कहाँ पे। वेजिटेबल्स जो कि सड़ रहा है, सॉइल जो सॉइल साफ सुथरा सॉइल नहीं, गंदा सॉइल है, या फ्रूट्स जो सड़ रहा है, ऐसे जगह पे वो रहता है। और ऐसे जगह पे कोई पेशेंट जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है उसको बहुत ज़्यादा कांटेक्ट में नहीं रहता है, यदि रहता भी है तो हाथ को धो लेता है। और यदि उसको उससे इन्फेक्शन सॉइल से भी होने की संभावना होती है, वेजिटेबल से होने की संभावना होती है, उसके कांटेक्ट में वो रहते भी हैं, तो ये चीज़ को सोचना ये होगा कि ऑलवेज प्रत्येक दिन अपने मुंह को 2 बार 3 बार हॉट वाटर से साफ करें और नेबुलाइजेशन करें 2 बार, जिससे कि यदि कोई फंगस है भी तो वो आपको बहुत ज़्यादा सर्वाइव नहीं करेगा, धीरे धीरे वो आपके बॉडी में इन्वेट करने की संभावना जो है वो कम हो जाएगी। जी, कुल मिलाकर बातचीत में आपने तो बचाव और उपाय के तरीके बताए ही हैं, लेकिन एक संक्षिप्त तौर पर आप हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या बचाव के तरीके हैं, और अगर ये फंगस जो है लोगों में फैल रहा है तो फिर वो कैसे खुद को बचाएं उससे, और क्या उपाय है? अभी कोरोना काल में हम सबसे पहले ये बताएंगे कि इसमें चूंकि कॉर्टिकोस्टेरॉइड का यूज होना जरूरी है और इसमें बहुत सारे लोग इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड मेडिसिन भी चला रहे हैं। यदि कोई डायबिटीज का पेशेंट है, यदि कोई कैंसर का पेशेंट है, कोई HIV का पेशेंट है, या कोई किडनी डिजीज का पेशेंट है, उसको पहले आप असेसमेंट कर लीजिए कि कॉर्टिसोन तो खुद डायबिटीज के ब्लड शुगर के लेवल को बढ़ा देता है, तो उसको हमने पहले कंट्रोल प्रॉपरली ढंग से करते रहें
और कॉर्टिकोस्टेरॉइड की जब तक ज़रूरत है तब तक चलाएं। उसके बाद जब लोग हॉस्पिटल से जाने लगते हैं, नेबुलाइज यदि करने की संभावना होती है कि नेबुलाइज 3-4 बार करते हैं, तो नेबुलाइजेशन के बाद उनको ऑलवेज इनहेलर लेने के बाद में प्रॉपरली माउथ हाइजीन को मेंटेन करें, जिससे कि ये कंट्रोल रहेगा। दूसरी बात ये है कि पब्लिक लेवल में जब भी आप सड़े हुए चीज़ को यूज करते हैं तो आप उसके पहले देख लें कि कोई फंगस का ग्रोथ तो नहीं है उसमें, और फंगस ग्रोथ है तो उसको आप ज़्यादा टच करने की ज़रूरत नहीं है, उसको आप डिस्ट्रॉय कर दें। बाकी आज के दिन में जब कोरोना है तो लोगों के अंदर में एक भय जो बैठा हुआ है कि हमको कहीं ब्लैक फंगस तो नहीं हो गया। ये संभावना आप में नहीं है, आपके अंदर में जो भय है उसको हटा दीजिए, क्योंकि ब्लैक फंगस इस तरह से नॉर्मल पर्सन में कभी नहीं होता है। कोरोना हो गया इसका मतलब नहीं है कि आपको ब्लैक फंगस हो जाएगा, और ब्लैक फंगस एक नॉर्मल फंगस है जो नोज में ऑलवेज रहता है। आपका कंडीशनल इफेक्ट है डायबिटीज बढ़ना, एसिडोसिस होना और इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड होना। उस कंडीशन में होने की संभावना यदि होती है तो उसके पहले आप अपने इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएं, और कोई भी मेडिसिन जब लेते हैं तो आप डॉक्टर से सलाह लें, क्या हमने इसमें इम्यूनिटी तो घटने की संभावना नहीं है। एक सवाल सर आपसे ये भी कि अभी लोगों में ये भ्रम है या फिर कहीं कि एक कंफ्यूजन के तौर पर है कि ये कोरोना का नया म्यूटेंट है या फिर कोरोना के बाद होने वाला कॉम्प्लिकेशन है, तो इस पर आप थोड़ा सा प्रकाश डालें, इसके बारे में थोड़ा बताएं। कोरोना एक वायरस है और ये एक फंगस है। पहले तो स्पष्ट है कि ये दोनों अलग अलग चीज ही है, वो कभी एक हो ही नहीं सकता। दूसरी बात है कि कोरोना में लोगों को होता है कि बहुत तरह से बात आ रही है, कोरोना में इसकी संभावना बढ़ गई है। हाँ, कोरोना में संभावना बढ़ गई है जिसको कि ऑलरेडी डायबिटीज अनकंट्रोल है, जिसकी इम्यूनिटी पावर कम है। और दूसरी बात कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड का यूज जो बहुत ही ज़्यादा हो रहा है उसको इस लेवल में ही करें जिससे कि आपका शुगर लेवल बहुत हाई ना जाए, और यदि हाई चला भी जाता है तो उसका कंट्रोल बखूबी आप करते रहें। और यदि ऐसा करते हैं तो आपको कहीं पे भी कोरोना होने की संभावना, कोरोना के साथ साथ में म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस डेवलप करने की संभावना नहीं होती है। इसके बावजूद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपने पूछे कि ये दोनों सिमिलर कैसे हो सकता है, दोनों का स्ट्रेंथ, दोनों का हैप्पी, दोनों का जीन सब कुछ अलग है। ये जो कोरोना वायरस है इसमें मेम्ब्रेन एम प्रोटीन होता है, इसमें एच प्रोटीन होता है, एच प्रोटीन होता है, इसमें एस प्रोटीन होता है। ये सारा वायरस का जीव है, और वो फंगस में ये सारी चीज़ें नहीं होती है। और दोनों का प्रोसेस भी अलग अलग है, दोनों का हर जो ग्रोथ करने का चीज़ भी है वो भी अलग अलग है। ये आपको जैसे रेस्पिरेशन से हम लोग मास्क पहने हुए हैं, हम लोग मास्क क्यों पहने हुए हैं? क्योंकि ये जब आप कफिंग करते हैं तो उसके साथ में वायरस जाता है और वो आपके नोज के थ्रू लंग्स में डायरेक्ट चला जाता है। लेकिन ऐसा म्यूकोरमाइकोसिस के साथ नहीं होता है। वो इस तरह से डेवलप नहीं करता कि एक बार आपके शरीर में चला गया तो डेवलप करने लगेगा, वो नहीं होता है। वो ऑलरेडी आपके शरीर में है फिर भी डेवलप नहीं कर रहा है, क्योंकि आपको वो कंडीशनल डेवलपमेंट उसका होता है। इसी के लिए दोनों अलग अलग चीज़ है। कभी भी दोनों को एक स्ट्रेन या दूसरा स्ट्रेन की बात ना करें, क्योंकि ये चीज़ एक फंगस है, एक वायरस है, और दोनों अलग अलग चीज़ होने के बाद ये यदि कोई किसी के अंदर में कन्फ्यूजन है कि ये एक ही तरह का स्ट्रेन चेंज होकर के दूसरा स्ट्रेन बन गया है, तो ये चीज़ आदमी को प्रॉब्लम कर सकता है, लेकिन इसको प्रॉब्लम लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल ही अलग है। आप भी देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया का प्रभाव इन दिनों इस कदर है कि लोग गलत इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं या आधी सूचना डालते हैं और फिर कंफ्यूजन क्रिएट होता है, भय का माहौल क्रिएट होता है। तो इस पर आपका क्या कहना है? हम ये चीज़ बताते हैं कि आज हमको हो गया 1 महीना से ऊपर हो गया, मैंने न्यूज़ नहीं देखा। 1 महीना से ऊपर हो गया हमने कोई व्हाट्सएप का कोई न्यूज़ नहीं देखा है। पता है क्यों? इसी कन्फ्यूजन को पैदा करने वाले
न्यूज को, जो मन में होता है लोगों का, जो रिसर्च का चीज़ होता है उसको हमने सोशल मीडिया में दे देते हैं। रिसर्च का चीज़ को साइंटिस्ट को जानना है कि उसका क्या क्या हो सकता है। हर लोग मेडिकल लाइन में नहीं है, हर लोग को ये पता नहीं है कि ये कैसे हो सकता है, क्या होगा, कैसे सिम्टम्स आएगा, क्या सिम्टम्स देगा, जिसके चलते ये कंफर्म करें कि ये म्यूकोरमाइकोसिस है या ये कोरोना के से एसोसिएटेड म्यूकोरमाइकोसिस है या किसी और वजह से हो गई। क्या आज यदि हम एक किडनी के पेशेंट मेरे यहाँ आ गया और उसको कोरोना हो गया तो हम क्या पहले कहेंगे कि पहले किडनी का डिजीज हुआ या कोरोना हुआ? पहले तो किडनी का डिजीज हुआ। तो हम ये कहें कि कोरोना के डिजीज से किडनी का डिजीज हो गया, ये गलत होगा ना। उसी तरह से किसी को ऑलरेडी पहले से म्यूकोरमाइकोसिस है और उसके वो कोरोना उसको डेवलप किया और कोरोना डेवलप किया तो म्यूकोरमाइकोसिस में भी तेजी से डेवलप किया, क्योंकि उसको कॉर्टिकोस्टेरॉइड या डायबिटिक या एसिडोसिस कुछ भी उस पर डेवलप जो है उसी टाइम में हुआ, तो उसको हमने ये कहें कि इसी के वजह से सारी परेशानी हो गई, तो ये नहीं हुआ, ठीक ना। इसी के लिए स्पष्ट है कि जो भी चीज, जो भी फंगस हमारे शरीर में ऑलरेडी है, उसका कभी भी आपके शरीर की रेजिस्टेंस पावर कम होने से बढ़ने की संभावना होती है, स्पेशली जब उसको मीडिया ग्लूकोज का मिलता है, जब उसको मीडिया एसिड का मिलता है, तो उसमें वो ज़्यादा ग्रो कर जाता है और उस समय कंडीशन परेशानी का बन सकता है, लेकिन नॉर्मल में कभी भी परेशानी का कारण ये नहीं होता है। तो जैसा कि अभी आपने देखा, सर ने भी बताया कि घर में रहें, सुरक्षित रहें, डर का माहौल, भय ना क्रिएट करें, लोग एक दूसरे में जो भ्रांति फैला रहे हैं बीमारियों को लेकर वो ना फैलाएं, सोशल मीडिया पर रहें लेकिन एक दूरी और एक सतर्कता के साथ रहें, हमारा चैनल देखते रहें। और जो सबसे बड़ी बात ये कि अगर आपके मन में भी इस ब्लैक फंगस को लेकर या कोरोना से जुड़े कुछ सवाल हैं या आपको कोई जानकारी चाहिए, तो इसके लिए सुरेंद्र प्रसाद सिंह ये हमेशा अवेलेबल रहेंगे। एक नंबर है जो मैं आपको अभी दे रही हूँ और ये नंबर नीचे भी डिस्प्ले होगा स्क्रीन पर। तो ये नंबर है 8252547900 और 7 बजे से 8 बजे सुबह आप जो है सर से संपर्क करके कोई भी सवाल या किसी तरह की कोई जानकारी, कौन सी मेडिसिन लेनी है या अगर आपको कोई परेशानी है ये आप पूछ सकते हैं, जान सकते हैं। हालांकि हम कोशिश करेंगे कि आगे हम एक और ऐसा वीडियो करें जिसमें कि जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनके लिए क्या परहेज हो सकता है, उनको किस तरह की मेडिसिन लेनी चाहिए, इस पर भी एक विस्तृत वीडियो करेंगे। तो हमारा चैनल देखते रहें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं। कैमरामैन श्रवण के साथ मैं शांभवी, तब तक के लिए धन्यवाद।